नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और मेरे साथ हैं मारिया शकील। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की। तो मारिया, क्या है आज इस बुलेटिन में खास? जम्मू और कश्मीर और हरियाणा में विकास चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो चुकी है। हरियाणा में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुकी है। देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने जो इतिहास बनाया है, 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, यानी कि हैट्रिक पूरी की है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्यमंत्री होंगे उनके बेटा ओमर अब्दुल्ला। तो हरियाणा की बात करें, इन चुनाव में हुड्डा और शैलजा के बीच जो मतभेद था वो सामने आ चुका है और वो बहुत दिनों से सामने आ चुका था। मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने तक का ऑफर दिया है। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को खासी मशक्कत करनी पड़ी इस पूरे चुनाव के दौरान। इस मशक्कत के दौरान आपको वो तस्वीरें भी दिखी जब उन्होंने मंच पर कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब का हाथ मिलवाया, लेकिन हाथ तो मिले, दिल नहीं मिल पाए। और इसी बैलेंसिंग एक्ट को करते करते राहुल गांधी पूरा हरियाणा का चुनाव ओवर हो गया। और देखिए आप ये ग्राफिक्स में किस तरह से राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया, पूरा एफर्ट लगाया कि किसी तरह से हरियाणा में बैलेंस बना रहे इन दो गुटों के बीच में, ताकि वहां पर सरकार बन जाए। लेकिन हुआ क्या, शैलजा और हुड्डा के बीच खटपट इतनी बढ़ गई कि उसका असर न केवल उम्मीदवारों के चयन पर पड़ा, उसका असर चुनाव अभियान पर पड़ा और उसका असर सीधे सीधे वोटिंग पर भी पड़ा। और जब ये वोटिंग पर असर पड़ा तो इसका जाहिर तौर पर परिणाम पर भी असर पड़ना ही था और आज परिणाम सामने आ चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस लीडरशिप में जो झगड़ा था, उसकी वजह से ज़बरदस्त कांग्रेस को झटका लगा। हरियाणा उसके हाथ से निकल गया। जीतते जीतते वो पीछे आ गई। किसान जवान पहलवान का नैरेटिव काम नहीं आया और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर जो है राहुल गांधी के फैसलों पर और उनकी लीडरशिप पर भी पड़ा। ग्रामीण सीटों की हम बात कर लेते हैं। आपके सामने हरियाणा की पूरी पिक्चर रख देते हैं, कहां पर किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव लड़ा और किसको कहां पर बढ़त मिली। देखिए, ग्रामीण सीटों का आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस को यहां पर 59 में से 29 सीटें मिली और सफलता की दर 49% थी। बीजेपी को यहां पर 59 में से 27 सीटें मिली, सफलता की दर 46% थी। जबकि 2 सीटों पर INLD ने भी अपनी बढ़त बना के रखी और उस पर जीत हासिल की। तो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर यह माना जा रहा था कि किसान पहलवान और जवान इन तीनों का सबसे ज़्यादा असर होता है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग टक्कर का मुकाबला रहा, बल्कि बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़त ही हासिल की है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों का हम आपको आंकड़ेवार सिलसिलेवार तरीके से पूरा डाटा आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि हरियाणा की जीत के पीछे कहां किस इलाके की वोटरों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। कांग्रेस ने लाख कोशिश की, पिछड़ा कार्ड भी खेला, जातिगत जनगणना की बात भी कही, लेकिन ये कार्ड भी फ्लॉप हो गया। कांग्रेस का जो पिछड़ा कार्ड था वो नहीं चल पाया। अब हम आपके सामने आंकड़ा रख देते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप ने जिस तरह से दलितों को लुभाने के लिए कोशिश की, क्या उसका असर जमीन पर हुआ? SC बहुल सीटें हैं। देखिए, हम आपके सामने उन सीटों का आंकड़ा रख रहे हैं मारिया, जो SC शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, जहां पर रिजर्व सीटें हैं, उस पर किसने कहां पर जीत हासिल की, वो आंकड़ा आपके सामने है। 17 में से कांग्रेस ने 9 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 17 में से 8 SC बहुल सीटें जीती हैं। यहाँ पर जो जीत का दर है, जो सफलता की दर है, कांग्रेस की 53% है, बीजेपी की 47%, जबकि आपको 0 सीटें हासिल हुई। अब जाट वोटों की चर्चा करते हैं विकास। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जाट का कंसोलिडेशन कर पाएगी, वो साफ तौर पे नहीं दिखा।
क्योंकि काउंटर कंसोलिडेशन भी हो गया है एंटी जाट वोट्स का, या फिर बोला जाए तो ओबीसी कंसोलिडेशन है। 2019 में भाजपा ने 30% जाट सीटों पर जीत हासिल की थी और जबकि 2024 में 45% जाट सीटों पर बढ़त है अभी भाजपा की। और देखिए 33 में से 16 जो जाट बहुल सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती, जबकि 33 में से 15 जाट बहुल सीटें बीजेपी ने जीती। पिछली बार से बीजेपी ने यहाँ पर भी ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। तो जो ये कहा जा रहा था कि जो जाट है वो कंसोलिडेट हो गया है कांग्रेस के पक्ष में, तो ऐसा नहीं है। जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने भी अच्छी खासी बढ़त हासिल की मारिया, और यहाँ पर जो है नॉन जाट था उसके कंसोलिडेशन की वजह से ये जो जाट बहुल सीटें थी वो बीजेपी को मिली। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस की स्क्रिप्ट शुरू से ही फ्लॉप हो गई, मैसेजिंग गलत थी, और क्या कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस थी? और यही सवाल मैं पूछूंगी प्रोफेसर संदीप शास्त्री से, जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संदीप शास्त्री, क्या कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी या एरोगेंट थी? दोनों। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने कैंपेन में एक इम्प्रेशन दिया कि ये तो चुनाव हम जीत रहे हैं, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का क्लियर संकेत था। दूसरी बात, जिस तरह से उनके लीडर्स एक दूसरे से ओपनली झगड़ा कर रहे थे, वो इस बात का संकेत था कि हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हमारी इंडिविजुअल पॉलिटिकल फीफडम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ा, और वो आज हम चुनाव के नतीजे में देख रहे हैं। तो ज़मीन पे जिस तरह की परिस्थिति थी, जिस तरह की कांग्रेस की एक कैंपेन थी, और ऑन द अदर हैंड जब बीजेपी का कैंपेन आप ग्राउंड लेवल पे देखें, साइलेंटली वो कैंपेन चल रहा था, और जिस तरह से एक सोशल कोलिशन उन्होंने बिल्डअप किया बीजेपी ने, जो एक समीकरण उन्होंने किया जो आप चर्चा कर रहे थे, जाट सीटों में भी जिस तरह से एक रिवर्स कंसोलिडेशन वहाँ पे हुआ, सो जाट सीटों में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, जाट डोमिनेटेड सीट्स में भी आप देख रहे हैं, और इन सब फैक्टर्स को आप मिलाएंगे तो यहाँ पे क्यों बीजेपी जीती और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों कांग्रेस हारी, वो आप इस संदीप शास्त्री जी, क्योंकि इस पर चर्चा हम कर रहे हैं किसान, जाट, उसके साथ साथ हम लोग ने पहलवान की भी चर्चा की। विकास, आप जहां पर आप करीब 15 से 20 दिन आपने गुजारा हरियाणा में, वहां पर आपने पहलवानों से सबसे ज़्यादा मुलाकात की, अखाड़ों में गए, तो क्या ये मिसरीडिंग है? क्योंकि अग्निपथ स्कीम इन लोग कांग्रेस ने इशू उठाया, वो इशू नहीं रहा, तो नौजवान भाजपा के साथ, पहलवान भाजपा के साथ, किसान भाजपा के साथ, तो उनके साथ कौन? नहीं, ऐसा नहीं है मारिया। देखिए, जो अगर वोट शेयर देखें हम, तो दोनों के पास 40-40% है, तो मुकाबला जमीन पर टक्कर का था। किस्मत हुड्डा साहब की खराब थी शायद। यहाँ पे आप जो पहलवान की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा मुझे लगता है अब ये ऑप्टिक्स का था, और ग्राउंड लेवल का उतना नहीं था, स्पेशली वो पहलवान का विषय। आपने वो ओलंपिक्स के बाद क्या हुआ, जिस तरह से एयरपोर्ट में वेलकम हुआ, और उसके बाद जिस तरह से आपने उसको एक पॉलिटिक्स का विषय बना दिया, बट आपका कंपटीशन मैट और ये पॉलिटिकल मैट दोनों बहुत ही अलग हैं। सो ऑप्टिक्स के लिए वो बहुत ही अच्छा विषय था, पर वोट्स के लिए वो उसका असर उतना आपको चुनाव में दिखा नहीं। तो भाजपा ने एक साइलेंट कैंपेन चलाया, अनलाइक जो लाउड नैरेटिव, लाउड डेसिबल कैंपेन्स होता है, वहां पर ये हरियाणा में नहीं दिखा, क्योंकि भाजपा ये नहीं बताना चाह रही थी कि वो क्या कर रही है। तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है सही रही? नायब सिंह सैनी से शुरुआत, कई जगहों पे बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है कि मेक इट वेरी लाउड एंड मेक इट वेरी इफेक्टिव। हरियाणा में क्या हुआ, 10 साल से आपकी सरकार थी, सो जब 10 साल से आपकी सरकार थी, यू कैन नॉट हैव अ वेरी लाउड कैंपेन, इट हैज टू बी साइलेंट ग्राउंड लेवल कैंपेन, जो उन्होंने किया। कांग्रेस ऑन द अदर एंड उसने सोचा कि हमें रूलिंग पार्टी को डिफीट करना है, इसलिए बहुत लाउड कैंपेन एंड बहुत ही इन अ सर्टेन एक्सटेंट एग्रेसिव एंड ओवर कॉन्फिडेंट कैंपेन, और उसका परिणाम आप देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारे साथ है ना पंखुड़ी पाठक जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता अनिल आर्या, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हरियाणा से, वो भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके पास जाएं, एक डेटा आपके सामने रख देते हैं कि जब 2019 में चुनाव हुए थे, हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 29% सीटें जो हैं
वो बीजेपी ने जीती थी, ये जो दलित बहुल सीटें थी। और 2024 में आंकड़ा बढ़कर 47% हो गया और जो सीटों का नंबर है वो 17 में से 8 तक बीजेपी पहुंच गई है। तो जो एक्सपेंशन है बीजेपी ने वो ऐसे इलाकों में किया जहां पर माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार वहां पर ज़्यादा सीटें हारेगी और उसको नुकसान होगा, दलित और जाट का कंसोलिडेशन हो गया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पंखुड़ी, जो आपका कैंपेन था वो ऐसा लग रहा था कि जाट पूरा वो कांग्रेस के पक्ष में आ गया है। जाट एक वोकल जात है, पावर कॉरिडोर पर रूल करने वाली जाति है और एग्रेसिव है। तो इसी वजह से कहीं दलितों का कंसोलिडेशन और इस जाटों के खिलाफ हो गया, कांग्रेस के खिलाफ पड़ गया वो, क्योंकि आपका जो कैंपेन था वो बहुत ज्यादा उग्र था। देखिए, आप लोगों का काम है एनालिसिस करना, हम लोगों का काम है समीक्षा करना। तो वो समीक्षा हम लोग भी करेंगे कि क्या सही रहा, क्या गलत रहा, कहाँ पर हम लोग कमजोर रहे। लेकिन जैसा कि हर चुनाव के बाद होता है, आज की सच्चाई ये है कि इस चुनाव में हमारा प्रदर्शन जो है, जैसी उम्मीद हमको थी उससे बहुत ही परे है। और इसके चलते तमाम तरह के सवाल उठाना आप लोगों का काम है। और जितने भी आपके एनालिस्ट बैठे हैं, सबका अपना अपना एनालिसिस रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई भी पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो उसकी सभी चीजों में फिर खामियां ही नजर आती हैं। उनके प्रचार में भी खामियां नजर आती है, उनकी स्ट्रैटेजी में भी खामियां नजर आती है। अगर यहीं पर हम चुनाव जीत गए होते तो इसी पे 4 लोग हो सकता है बहुत वाहवाही कर रहे होते इसी कैंपेन नहीं की। पंखुड़ी, लेकिन हम सच्चाई वाहवाही ये कर रहे है होते कि अगर दलित नहीं बहुल नहीं सीटें मैं सारी की सारी आप स्वीप कर जाती, क्योंकि नैरेटिव यही था मैं वही कि कह रही दलित और हूँ। जाट का कंसोलिडेशन हो गया है आपके पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीत ली। मैं वही कह रही हूँ कि समीक्षा हम लोग करेंगे। आज के दिन तरह तरह के एनालिसिस हो सकते हैं। जितने भी आपके जितने भी एनालिस्ट हैं, सबकी अपनी अपनी राय इस पे होगी। इसकी समीक्षा हम लोग भी करेंगे कि क्या कारण रहा। लेकिन इससे परे भी कुछ मुद्दे पंखुड़ी हैं हमारे साथ जुड़ी जिसके रही, बारे में क्योंकि चर्चा करना भाजपा जरूरी है। मुख्यालय से तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर तैयारी है, प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उससे पहले जेपी नड्डा आने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि जो पार्टी के सब नेता हैं वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही अहम दिन है। पार्टी ने खुद को भी उतना चांस नहीं दिया था जितना जनता ने दिया उनको। अनिल बलूनी जी को आप देख सकते हैं, वो मीडिया इंचार्ज हैं। उसके अलावा जो दिल्ली के सारे सांसद हैं सब के सब वहाँ पर मौजूद हैं। सेलिब्रेशन का माहौल है। ये बहुत ही अहम जीत है भाजपा के लिए, जो शायद ऐसा माहौल उस दिन भी नहीं दिखा था। ये आप देख सकते हैं, शायद ये अमित शाह जी का ये एंट्री हो रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम नेता बारी बारी से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में और यहां पर थोड़ी देर पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, उनका स्वागत किया पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने फूलमाला पहना के। उसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका स्वागत किया। पार्टी के तमाम नेता कतारबद्ध होकर वहां पर खड़े हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, संजय मयूख, अनिल बलूनी और साथ में हैं तरुण चुग। तमाम नेता जो बारी बारी से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर कतारबद्ध होकर। पार्टी के प्रवक्ता गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। अमित शाह ने हरियाणा में तकरीबन 29 से ज़्यादा सभाएं की। चुनाव के ऐलान होने से लेकर और ऐलान के बाद तक हर जगह उन्होंने एग्रेसिव रुख रखा। वो कभी भी किसी भी कैंपेन के दबाव में नहीं आए, बल्कि उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए हुए आरक्षण खत्म कर देना चाहिए वाले बयान को ज़मीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान अमित शाह ने काफ़ी जोर लगाया। अब कुछ देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचेंगे। उन्होंने लंबे समय तक हरियाणा में संगठन मंत्री से लेकर और हरियाणा के प्रभारी के तौर पर काम किया। ज़मीनी तौर पर बीजेपी को वहाँ पर मजबूत काडर देने में उनकी एक अहम भूमिका रही। और कुछ तस्वीरें हमने देखी हैं जिसमें उन्होंने जो हरियाणा के 3 लाल कहे जाते हैं उनके साथ कभी ना कभी उस दौर में हरियाणा में काम किया है। मारिया भी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं और बता पाएंगी। जी, अभी तस्वीरें आज आई हैं अभी हम लोग के पास विकास, जहां पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे लाल मनोहर लाल को उन्होंने खुद खड़ा कर दिया। हाँ, देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल, तीनों के साथ उन्होंने काम किया है। तीनों लाल जो हैं
हरियाणा के जो स्टालवर्ट्स माने जाते हैं हरियाणा पॉलिटिक्स के, तीनों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। और इसलिए एक कहा जाता है कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको भी एकदम उस पर भी काफ़ी कंट्रोल कर लिया है विकास। हाँ देखिए, और यही बात है कि हरियाणा में जो तीसरी बार सरकार बन रही है, हैट्रिक हुई है, उसमें एक कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ज़मीनी तौर पर जो काम किया उसकी एक बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल। और जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। अब अनिल आर्या जी हैं। अनिल आर्या, आप कैसे देखते हैं इस तरह की जीत भाजपा की? किसी ने भी उनको चांस नहीं दिया था। सारे जो एनालिस्ट हैं, सारे जो और 2019 में जो एग्जिट पोल मारिया मुंह के बल गिरे थे, वो सारे के सारे एग्जिट पोल इस बार भी धड़ाम हुए। हाँ, तो शायद पोलस्टर्स को अब काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कोई कम से कम हरियाणा। हाँ, कोई क्रेडिबिलिटी तो नहीं है ना। जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो अगर आप जमीन को नहीं परख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं नहीं है है। तो क्रेडिबिलिटी होएगा ही। उनमें से कौन ये बताता है कि हमने सर्वे कैसे किया, Methodology कितना नहीं किया, है। कहाँ किया? हाँ। वो फिगर्स तो कोई नहीं देता है हमें। तो जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रस्ट कहाँ होगा और क्रेडिबिलिटी कहाँ होगी? हाँ, अनिल आर्या, आप कैसे देखते हैं ये भाजपा की जीत को? इसमें देखिए, सिर्फ एग्जिट पोल्स की बात नहीं है। जो ग्राउंड पे जर्नलिस्ट थे उनके आंकड़े भी फेल हो गए। हम लोगों को भी ऐसा कभी नहीं लगा कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उलट रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस में और भाजपा ने जो दोनों टिकटें बांटी थी, उन टिकटों के बाद विद्रोह तो हुआ, लेकिन कांग्रेस का विद्रोह ज्यादा हुआ। दूसरी बात क्या थी कि भाजपा ये समझाने में कामयाब रही अपने वोटर्स को कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, अगर जाट डोमिनेटेड पार्टी सत्ता में आई, तो उसके असर क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, जो बीजेपी का गैर जाट वोट बैंक है, वो जो बेल्ट है, चाहे जीटी बेल्ट है, चाहे दक्षिण हरियाणा है, चाहे अहिवाल का क्षेत्र है, आप देखिएगा वो पूरा का पूरा वोट बैंक उसके साथ शिफ्ट हो गया। जाट वर्सेस नॉन जाट का जो पोलराइजेशन हुआ, उसका बहुत बड़ा फायदा भाजपा को मिला है। दूसरी बात, आरएसएस का रोल बहुत अहम रहा है इस बार। आरएसएस के जो अरुण कुमार जी हैं, उन्होंने टिकटों के वितरण से पहले भी फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अरुण कुमार जी और हरियाणा के जो संघ कार्यवाह हैं प्रताप जी, और जो क्षेत्रीय हैं पवन जिंदल जी, जो 2014 में हरियाणा के संघ कार्यवाह थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव में संघ के लोगों ने भाजपा से दूरी बना ली थी, और उस मीटिंग के बाद एक और मीटिंग हुई भाजपा के और संघ के लोगों के बीच में, धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ पर। उसमें यह तय हुआ कि बीजेपी संघ को पूरी तवज्जो देगी और उनके अनुसार कुछ टिकट भी देगी, और संघ जो छोटी छोटी टोली बनाकर काम करता है जगह जगह जाकर, वो काम पूरी तरह से इस बार किया गया और बड़ा साइलेंट वे में काम किया गया। जितना शोर और जितना उग्र प्रचार, जैसे अभी आपने कहा कांग्रेस का था, उतना प्रचार बीजेपी का नहीं था। इस बात को कांग्रेस के लीडर भी कहते हैं कि कांग्रेस ने रैलियां भी भाजपा से ज्यादा की, उन्होंने डोर टू डोर जाने का प्रोग्राम भी ज्यादा किया। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जितनी रैली हुई, उससे कम रैली 2019 में हुई, और इस बार सिर्फ 4 बार नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए थे और अमित शाह 9 बार आए थे। तो ये जो चीजें थी, कुछ साइलेंटली भी खूब प्रचार हुआ, और जो पोलराइजेशन था वो इतना तीखा पोलराइजेशन हुआ कि कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं मिला। और एक चीज और इसमें हुई, जो शैलजा और हुड्डा के बीच में जो इन फाइट थी, उस फाइट का बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो हम ये मान के चल रहे थे कि अनुसूचित जाति की वोट है, हरिजन जो वोट है और जाट वोट, वो पूरी पूरी भाजपा कांग्रेस साथ चली जाएंगी, ऐसा हो नहीं सका। लेकिन अनिल आर्या जी, ये पॉजिटिव वोट है क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंट वोट है। हरियाणा की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल के बाद कोई वापस आ रहा है और वो भी बड़े मैंडेट से। इस तरह की जीत भाजपा की 2014 या 2019 में नहीं रही है। इस तरह की जो जीत आज दिख रही है वो उनका भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में थी, ऐसा नहीं है कि जो जनता है वो भाजपा सरकार से पूरी तरह खुश हो। जो फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है, ऐसे बहुत से मुद्दे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह और ये थी जो पर्ची खर्ची वाली बात थी। जो भाजपा ने जो पर्ची खर्ची का मामला था, जो नौकरियां मेरिट के हिसाब से दी थी, वो कांग्रेस से नहीं दी। और कांग्रेस के 3 लोगों का बयान, नीरज शर्मा का और असंध के जो कैंडिडेट थे उनका, और कुलदीप शर्मा का, इनका कोटा वाली जो बात सामने आई कि कोटे से नौकरियां दी जाएंगी, इसका एक इम्पैक्ट रहा। और एक चीज और भी देखिए कि जो हम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, किसान, जवान और पहलवान, वो नैरेटिव सेट नहीं हो पाया। आप ये देखिए, हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट के देखिए आप। एक हिस्सा वो है जो पूरी तरह जाटलैंड है, और दूसरा हिस्सा वो है साउथ हरियाणा का, अहिरवाल का, जहाँ जाटों की संख्या कम है, वहाँ अहिरों की संख्या ज्यादा है।
जब किसान आंदोलन हुआ तब भी हरियाणा में जो प्रभाव हुआ वो झारखंड में तो हुआ, इधर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आप 5-5 सीटें भाजपा ने और कांग्रेस ने जीती थी लोकसभा के अंदर। अगर अग्निपथ का इश्यू होता, जो दक्षिणी हरियाणा है, भिवानी बहनगढ़ की सीट, गुड़गांव की सीट और फरीदाबाद की सीट, जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं, उसका असर यहाँ नहीं हुआ, भाजपा जीत के गई। तो मुझे लगता है कि वो जो असर है वो अलग अलग पॉकेट्स में उसका असर हुआ और इस वजह से कांग्रेस खेत रही और भाजपा को अच्छी खासी लीड मिली। एक बात आप ये भी देखिए, जो मनोहर खट्टर जी थे उनके प्रति नाराजगी थी, भाजपा से नाराजगी नहीं थी लोगों को, खट्टर जी से नाराजगी थी। खट्टर जी को हटा दिया गया मार्च में, उनको ऊपर भेज दिया गया। अगर नायब सैनी पहले आगे होते, ये आम चर्चा थी कि नायब सैनी पहले आगे तो शायद रिजल्ट और बेटर होता, जब ये मान रहे थे कि भाजपा नहीं आ रही है। क्योंकि खट्टर जी की कार्यशैली जो थी उसमें उन्होंने कैडर को खत्म कर दिया। उन्होंने जो आम जनमानस से मेल मिलाप की बात थी वो नहीं थी, वो अफसरों के बीच में गिरे हुए थे, वो कुछ लोगों के साथ गिरे हुए थे। तो मास से कनेक्ट एक सीएम का होना चाहिए, वो नहीं था। जबकि नायब सैनी ने ये शो किया कि वो कैसे सीएम है। उन्होंने आते ही भाजपा कैडर को तवज्जो दी, उन्होंने लोगों के बीच में घुलना मिलना शुरू किया और 56 दिन के अंदर जो घोषणाएं की उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में गया। उसका ये गया कि ये अगर सरकार आती है तो शायद कुछ बेटर रहे। और एक ओबीसी का जो पोलराइजेशन था वो भाजपा के पक्ष में हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है, ना तो कोई पत्रकार फील्ड के हम लोग भी नहीं समझ पाए और कांग्रेस भी नहीं समझ पाई, और खुद भाजपा के लोग, मेरी 2 दिन पहले भी बात हो रही थी इलेक्शन के बाद भी, जो कैंडिडेट लड़ रहे थे चुनाव, उनका कहना यह था कि हम 20-22 सीट पर जाएं तो ही गनीमत है। तो जो बीजेपी को जो वोट मिली है वो अंदर ही अंदर कुछ ऐसा सेंटीमेंट बन गया कि भाजपा को बड़ी अच्छी खासी वोट मिल गई। लेकिन अनिल आर्य जी, ये वोट भी कोई इतना बड़ा वोट नहीं है कि सीट जरूर ज्यादा आ गई हैं। जो वोट शेयर है वो कांग्रेस और बीजेपी का आधे % का ही अंतर है। नहीं, इसमें एक चीज और आलोक जी, वोट शेयर बराबर है, लेकिन एक चीज देखिए कि 1-to-1 फाइट है। जो इनालो वोट बैंक लेके जाता था, जेजेपी वोट लेके जाता था, उनका सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल, उनका सुपड़ा साफ हो गया। आम आदमी पार्टी 1.25% वोट लेकर भी एक भी सीट नहीं हासिल कर पाई, तो ये बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन पंखुड़ी पाठक, आपने सुना होगा अनिल आर्य ने विस्तार से एनालिसिस किया और कमियां भी बताई जो बीजेपी की कमियां थीं। बीजेपी ने वहां कोर्स करेक्शन किया, लेकिन कांग्रेस की कमियां भी बताई। क्या कोर्स करेक्शन करने में चूक गई कांग्रेस? देखिए, मैं अनिल आर्य जी को बड़े गौर से सुन रही थी और जो बात उन्होंने बताई, मुझे लगता है कि जो भी लोग हरियाणा का चुनाव देख रहे थे, समझ रहे थे, स्थानीय पत्रकार हैं, वो सभी लोग आज यही कहेंगे कि जो नतीजे हैं वो आश्चर्यजनक हैं। आज क्योंकि नतीजे भाजपा के फेवर में है तो अलग अलग उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा। वो प्रो इनकम्बेंसी हो सकता है, वो नए मुख्यमंत्री के द्वारा कोई करेक्टिव मेजर हो सकते हैं, लेकिन ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि जितने भी लोग इस चुनाव को करीब से देख रहे थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हों, चाहे वो स्थानीय पत्रकार हों, और यहाँ जो भाजपा के जो खुद के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता कार्यकर्ता हैं, किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। तो इसको कई पहलू है जिसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बातें कुछ चुनाव के बाद जो सामने निकल कर आई हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन में भी हम लोग शिकायत करने जा रहे हैं, जो 99% चार्ज जो ईवीएम की मशीनें मिली हैं, जो कि बड़े सवाल खड़े करती हैं। और ऐसा हमने पहले चुनाव में भी देखा, उत्तर प्रदेश के भी हमने चुनाव में देखा था कि 1 महीने बाद नतीजा आता है और 95% से ज्यादा ईवीएम की मशीन की बैटरी चार्ज मिलती है। तो ये कई इस तरह के मुद्दे हैं और भी शिकायतें जो हमें हमारे जो प्रत्याशी हैं उन लोगों की मिली है, जहाँ पे स्थानीय प्रशासन का रोल भी सामने आया है। उस सबको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। ईवीएम पे क्वेश्चंस उठाना कब तक चलता रहेगा? एक चुनाव का एक ऑथेंटिसिटी होती है, अगर आप वोटर्स को क्यों अंडरमाइन कर रही हैं? बिल्कुल किसी को हम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। और जो ईवीएम की जहां तक बात है, जब हम लोग चुनाव लड़ने जाते हैं, जब हम लोग फील्ड पर जाते हैं, तो ये फीडबैक हमें जनता से ही मिलता है। मैंने स्वयं इस चीज को देखा है कि जब मैं प्रचार के लिए गई हूं तो मुझे लोगों ने रोककर ये बात कही है कि वोट हम कहीं देते हैं और वोट कहीं और जाता है। तो ये आज का मुद्दा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, पेपर ट्रेल निकलता, पंखुड़ी जी, उनसे एविडेंस मांग लेते आप, चैलेंज कर सकते थे। वो पेपर ट्रेल निकलता बाकायदा, अगर उनको ऐसा लगता था तो चैलेंज कर सकते थे। देखिए, इस नैरेटिव को आप ही लोगों ने सेट किया, अब आप लोग ही कार्यकर्ताओं के सर पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं कि इसको आगे बढ़ा देते। लेकिन मेरा सवाल पंखुड़ी आपसे ये है कि अगर हरियाणा में बीजेपी नाक का सवाल बनाकर ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं कर पाई? वो तो बड़ा नाक का सवाल था, धारा 370 हटाई थी।
जी, देखिए ईवीएम एक पहलू है, कई सारे पहलू इसमें हैं, सिर्फ ईवीएम की बात नहीं है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम चुनाव किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल, सबसे पैसे वाली पार्टी है। उसके खिलाफ चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं है। जिस तरह का परसेप्शन बनाने में वो लोग माहिर हैं, जिस तरह के रिसोर्सेज उनके हाथ में है, चाहे वो मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए रिसोर्सेज हों, जिस तरह का दुष्प्रचार वो कर सकते हैं, किसी भी नेता का लेकिन कोई इस भी बार तो बयान ना लेकर उन्होंने उसका आउट प्रचार ऑफ किया ना कंटेक्स्ट फैला सकते दुष्प्रचार। हैं। भाजपा का इन सभी कैंपेन तो बातों पर जमीन हम से लोगों को कंप्लीटली एब्सेंट था। जो पत्रकार विकास, आप भी जमीन पर गए, क्या कैंपेन दिख रहा था? जवाब ही दे रहे थे पूरे समय, कांग्रेस का जवाब ही दे जवाब रहे थे। दे रहे थे। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पंखुड़ी, हम वापस आएंगे क्योंकि प्रोफेसर संदीप शास्त्री का कुछ ऑब्जर्वेशन है ईवीएम को लेकर। हम सीधा चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर सेलिब्रेशंस शुरू होने वाले हैं। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने की तैयारी है। ये जीत का सहरा उनके लिए ज़रूर, क्योंकि हर चुनाव की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी जो फैक्टर है, जो ब्रांड नरेंद्र मोदी है, जो इंटैक्ट है, जो लोकसभा भी जिताता है और स्टेट इलेक्शंस भी जिताता है प्रोफेसर संदीप शास्त्री। इस बात को हरियाणा चुनाव में मानना पड़ेगा। Absolutely. क्योंकि काफ़ी सर्वेज ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के विक्ट्री में सेंट्रल लीडरशिप का पात्र ज़रूर है, और वो इस चुनाव में साफ दिख रहा है जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं। मारिया जी, जो पिछले सेगमेंट में बात हुई, ईवीएम्स की खराबी हो सकती है पर उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती है, मैल फंक्शनिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकती है। वो आई थिंक कंसिस्टेंटली प्रूव किया गया है। सो उस बात को वापस उठाना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जी, वो डाउट जो क्रिएट किया जा रहा है उस पर अब एंड करना चाहिए। वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। मैं बस यही कहूंगी। नीरजा चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले नायब सिंह सैनी ने मेरे कॉलीग गुरप्रीत चिन्ना से बात की है। जरा उनकी बात सुन लेते हैं। You are holding this road show for thanks to all the voters. How do you see your victory? मैं लाडवा के सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद लाडवा के लोगों ने दिया है, आप देख रहे हैं। मैं 4 बजे से रोड के ऊपर हूं और लोगों का जो आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है वो काबिल तारीफ है। मैं दिल से लाडवा के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े भारी जीत से उन्होंने कमल का फूल यहाँ से खिलाया है। मोदी जी की नीतियों के ऊपर आज हरियाणा के लोगों ने मुहर लगाई है। मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो एक नया हरियाणा, नया भारत बनाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, उसके ऊपर मुहर हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार आपको टाइम बहुत कम मिला। मनोहर लाल जी की नीतियों के ऊपर मुहर लगाई है। आपको टाइम बड़ा कम मिला, लेकिन आपने हमेशा कहा कि मैं बहुत काम करना चाहता हूँ, नॉन स्टॉप हरियाणा चलाया मैंने। तो कैसे देखते हैं उसको? आपको लगता है लोगों ने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। जितना काम किया है उसके ऊपर मुहर लगी है। ऐतिहासिक जीत मोदी जी की नीतियों को दी है। क्रेडिट किसको ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और प्रधानमंत्री जी के कार्य को ये सारा का सारा क्रेडिट हम देते हैं, जो उन्होंने जबरदस्त तरीके से हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरते हुए, और हमारी सरकार ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भेदभाव, क्षेत्रवाद का, परिवारवाद का जो बढ़ता जाता था, उसके ऊपर हमने विराम लगाया है। सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो सब लैंग्वेज आज मारिया की कितनी बदली हुई है। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी हमने देखा वो जोश जो आज दिखाई दे रहा है, और जीत रगों में घुल के कैसा जश्न मनाती है, वो बॉडी लैंग्वेज बताने लगती है। बिल्कुल। एंड नीरजा, आप बताएं, नायब सिंह सैनी जब आए थे पॉलिटिकल होराइजन पर बोला जाता है, तो वो मनोहर लाल खट्टर के ट्रस्टेड एड थे, और उसके बाद ही इमर्ज्ड ऑन हिज ओन, केम इनटू हिज ओन, क्योंकि वो पूरा स्टेट वाइड यात्रा किया उन्होंने, एक के बाद एक अनाउंसमेंट किया, और उसके अलावा एक कॉन्फिडेंस दिया भाजपा कार्यकर्ता को। तो नायब सिंह सैनी से आज प्रधानमंत्री ने बात कर ली, जेपी नड्डा ने बात की, अमित शाह जी ने बात की, तो उन लोगों को भी ये लगता है कि इनका रोल सही रहा। बिल्कुल। अगर जीते हैं, जो जीता वो सिकंदर,
और नायब सिंह सैनी आज बीजेपी के उभरते हुए सितारे हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप में जीत हुई है और आगे भी चीफ मिनिस्टर वही रहेंगे। ओबीसी का चेहरा है, हिंदी हाथलन से है, हरियाणा में 3rd टाइम गवर्नमेंट है, तो कई चीज़ें हैं जो उनके फेवर में जा रही हैं। और बीजेपी ओबीसी चेहरे को लाई और कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है। तो इस बार जो इलेक्शन था वो जाट नॉन जाट का था। हरियाणा में जब हम घूम रहे थे तो एक बात कही गई कि जाट शाही लौट आएगी, नॉन जाट में ये एक आम चर्चा थी, लेकिन सैनी शाही आ गई। दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है हरियाणा में। बिल्कुल, तो ये बीजेपी के लिए जो आप कह रहे हैं नई लीडरशिप का उदय हुआ है, और इतनी बड़ी कास्ट का अगर लीडर वहाँ पर जीत के आता है तो क्या लंबा खेल सकता है? देखिए, सैनी यादव की तरह नहीं है। जाट और यादव मिलिटेंट कम्युनिटीज़ हैं, और जिनकी मिलिटेंसी अग्रेशन से और छोटी कम्युनिटीज़ को घबराहट होती है। तो आप जो कह रहे हैं ना, नॉन जाट कंसोलिडेशन जो इस टाइम हुआ है वो पहले से ज़्यादा हुआ है और साइलेंटली हुआ है, ऐसा लगता है। नहीं तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाजपा का जीतने का। तो ओबीसी और दलित कहीं ना कहीं जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ झुका था, इस बार लगता है वापस भाजपा की तरफ मुड़ा है, और इस डर से मुड़ा है कि जाट शाही आएगी, हमारे सिर पे तो नहीं बैठेंगे, ये खर्ची पर्ची का फिर से होगा। तो ये तो लोगों ने कहा था, लेकिन ये भी कहा, ये जाटों ने कहा था, दलितों ने कहा था कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन उसका विभाजन हुआ है। अगर आप एक बात मैं ऐड करूंगा जी, जाट वोट में भी यहाँ पे आईएनएलडी की वजह से स्प्लिट हो गया है। सो जाट कंसोलिडेशन भी पूरा नहीं हुआ और नॉन जाट कंसोलिडेशन पूरा हुआ। सो दोनों का इम्पैक्ट आप कांग्रेस पे देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर दोनों का वोट शेयर, कांग्रेस और भाजपा का वोट शेयर बिल्कुल सेम है, 40-40% पे दोनों है, लेकिन जो सीट का गैप है वो 11 सीटों का है, ऐसा क्यों दिख रहा है? गैप इस कारण से है, बीजेपी का वोट फोकस्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और शायद विक्ट्री मार्जिन भी काफ़ी कम है, उस कारण से ये वोट शेयर फर्क उतना नहीं दिख रहा है, पर वो वोट शेयर सीट शेयर में बहुत फर्क हो गया उससे। बिल्कुल, कांग्रेस की जो कैंडिडेट्स जीते हैं वो 20-20, 22-22 हज़ार वोट से जीते हैं, अपनी बड़े मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन पे जीते हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट 600, 1100, 2500 पर कम से कम 1 दर्जन कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस मार्जिन पे जीते हैं। जो टोटल वोट का अंतर है वो सिर्फ 1 लाख वोटों का है। 53 लाख कुछ वोट कांग्रेस को मिले हैं, बीजेपी को मिले हैं, और 52 लाख कुछ वोट कांग्रेस को मिले हैं। तो वोट का भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस वोट इस एक कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में कंसोलिडेट, कांग्रेस वोट स्प्रेड हुआ है, बीजेपी वोट कॉन्सेंट्रेट हुआ है, वो फर्क हुआ है इस बार। अनिल आर्या, आप हमारे साथ हैं मौजूद। आप इस जीत का सेहरा किसको पहनाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल, लेकिन ये नायब सिंह सैनी फैक्टर कितना अहम है? और जो विकास ने कहा सैनी शाही आ रही है अब हरियाणा में। देखिए, सैनी शाही जैसी कोई चीज हरियाणा में नहीं, लेकिन जो पहले आलोक जी ने कहा था कि जो पावर कॉरिडोर है, पावर कॉरिडोर में जो जाट का होता है उसका एक डर, एक भय तो नॉन जाट के बीच में था, उसका फायदा भाजपा को मिला है। निश्चित तौर पे मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन हरियाणा में इस बार जो बहुत बड़ा असर रहा वो मोदी फैक्टर का नहीं था। ये जो साइलेंट वोट मिला है, जो डर था कि अगर जाट साइज शुरू हो गई तो क्या होगा, इसका फायदा मिला है। एक बात और आप देखिए कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो इन फाइट थी उसकी वजह से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। जब टिकटों का वितरण हुआ तो कई टिकटें ऐसी बांटी गई कि जहां कैंडिडेट बड़े सॉलिड कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं मिली। विद्रोह भाजपा में भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस में विद्रोह ज्यादा हुआ। अगर बीजेपी के 17 या 18 लोग रिबेल थे जो खड़े हुए थे, तो कांग्रेस के 26-27 लोग थे जो खड़े हुए थे। और जो शैलजा का जो इशू था मुख्यमंत्री वाला कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगी या हुड्डा साहब बनेंगे, वो जो शैलजा चुप हो गई थी और राहुल गांधी ने मैनेज करने की कोशिश तो की, मैनेज नहीं कर पाए, इसका नुकसान हुआ। और कांग्रेस का एक और देखिए, हरियाणा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में आपके पिछले 10-12 साल से संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो है, लेकिन डाउन द लाइन संगठन आपके पास नहीं है। और भाजपा जैसी पार्टी जो बूथ मैनेजमेंट से लेके या पन्ना प्रमुख है, त्रिदेव है, शक्ति केंद्र है, उनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जो कार्यकर्ता का जोश होता है, एक जुनून होता है, वो उत्साह होता है, वो नहीं है।
भाजपा का संगठन बड़ा सॉलिड संगठन है और कांग्रेस का संगठन नहीं है। और एक फैक्टर जो मुझे और नजर आता है, हरियाणा में भाजपा सरकार के प्रति इतनी नाराजगी नहीं थी जितनी नाराजगी मनोहर खट्टर जी के प्रति थी, क्यों उन्होंने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में घुस के रह गए थे, वो पब्लिक से नहीं मिलते थे। जो मास अपील थी, जो मास के साथ मिलना चाहिए मुख्यमंत्री को, वो नहीं था। उनकी जगह नायब सैनिक को लाया गया और पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खट्टर साहब के पोस्टर तक यूज नहीं किए गए, उनकी मीटिंग्स भी कम से कम आज हमने देखा अनिल आर्य जी, जैसे ही जीत की इबारत लिखी गई उसके बाद पहले किसी बड़े नेता ने वीडियो वाइट की, कैमरों पर आकर बोला तो वो मनोहर लाल खट्टर थे। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, 1 महीने से मैं गायब हूँ, अब मैं अपनी शक्ल दिखाई देता हूँ। वही ना, क्यों गायब इसलिए गायब थे ना, पोल से के दिन से अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं। आप अब जबरदस्त लंबी बाइट दिया। आमतौर पे वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, नीरज जी जानती हैं। मीटिंग्स भी जितनी आज हुई है सब उनके घर ही पर हुई है। बिल्कुल नहीं, वो सारी बात ठीक है, आप खट्टर साहब की मौजूदगी को नकार नहीं सकते, लेकिन ये बात भी सच है कि भाजपा ने उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा। आप ये देखिए कि उनके कार्यकाल में जो कैडर था, कैडर बिखर के रह गया, जो वर्कर था वो वर्कर बिखर के रह गया, एमएलए विधायकों मंत्रियों तक की नहीं सुनी जाती थी, अफसरशाही आ गई थी। ये तमाम पंखड़ी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप देखिए कितनी सारी खामियां थी जिसका फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई। कांग्रेस अपनी वजह से नहीं उठा सकी। उन्होंने, वो कहते हैं ना, कांग्रेस ने खुद अपना आप निपटा दिया। भूपेंद्र, ये चर्चा बड़ी थी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए, जो सेंटिमेंट ग्राउंड पे था, जिसको हमने महसूस किया और जिसको, जो लोगों की समस्याएं थी उसको उठाने का भी हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। चाहे हमारी सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे हमारी लोकल लीडरशिप हो, जो भी मुद्दे, चाहे किसानों के थे, बेरोजगारी के, और बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा क्योंकि है, युवाओं में एक बहुत असंतोष था, उस चीज पे हमने बात करी। पेपर लीक का मुद्दा था, उसको हमने उठाया, तमाम मुद्दे हमने उठाए। और मैं फिर वही कहूंगी, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक इस तरह का एक सेंस होता है कि हाँ, ये क्लोज कॉन्टेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं, जितने भी लोगों ने ये चुनाव कवर किया, जितने भी लोग इस चुनाव से जुड़े रहे, जिस तरह की नाराजगी हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिख रही थी, वो नतीजों में नहीं नजर आ रही है कि वो लोगों से मिलते नहीं है। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर जिन्होंने पार्टी छोड़ी, ये आरोप लगाया कि वो 4 महीने से टाइम मांग रहे थे, 6 महीने से मांग रहे थे टाइम और उनको मिला नहीं, तो शायद हरियाणा की जनता ने कुछ सोच के वोट किया। लेकिन देखिए, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रवीश हैं जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर में है, वहाँ चलना ज़रूरी है क्योंकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ से भाषण होगा। उस हेडक्वार्टर से जहाँ हर जीत के बाद जश्न मनाया जाता है, और आज तो रात को 9 बजे हर ब्लॉक में बीजेपी विजय उत्सव मना रही है क्योंकि हरियाणा की जीत खास तौर पर मायने रखती है। पहली बार आज से 10 साल पहले सरकार में आए थे और तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। रवीश, क्या है माहौल वहाँ? देखिए विकास, अभी तकरीबन 4 घंटे से लगातार, जब से रुझान सामने आए थे दोपहर को तकरीबन 12 बजे के बाद से लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और आप देखिए कि अभी पूरा जो बीजेपी मुख्यालय है वो पूरी तरीके से पैक है, जैम पैक है। बहुत सारे लोगों को बाहर रोक दिया गया है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट लग गया है। अभी जेपी नड्डा यहाँ पर आ चुके हैं, अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं, राजनाथ सिंह अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर अभी मेरी वीरेंद्र सचदेवा से बात हो रही थी विकास, उनका ये कहना था कि इस हरियाणा की जीत का असर महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ दिल्ली के भी चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो मुख्य उनके विपक्षी जो विरोधी हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, और दोनों को ही हरियाणा के चुनाव में जो हार मिली है उससे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो उत्साहित हैं। और निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि उसका असर जो है वो दिल्ली के सियासत पर भी पड़ेगा। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इसको सियासी तौर पर बीजेपी के लोग भुना पाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी है। और जिस तरीके से हम लोग जिस दिन मतदान हो रहा था विकास, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ज़मीन पर कोई बीजेपी के सत्ता का कोई उस तरीके से विरोधी लहर जो है वो देखने में नहीं आ रही थी, और ना ही कांग्रेस के पक्ष में आंधी चलती दिख रही थी। तो इसीलिए हम सारे लोगों को लग रहा था कि मुकाबला बहुत ही कांटे का है, और ये जो बिना खर्ची बिना पर्ची वाली जो एक योजना बीजेपी लेकर आई, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो उसको बहुत ही सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे थे, जो एक नैरेटिव जो है वो बीजेपी के पक्ष में बनाने में बिल्कुल रवीश
कामयाब हुए। तो ये एक बड़ी जो है बात थी। ये बताइए। रवीश, आप बीजेपी कवर करते हैं, बीजेपी के अंदर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिलते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक गंभीर, जिसको कहते हैं ना, डिप्रेशन में थी बीजेपी के लीडर से लेकर और कार्यकर्ता तक। उनको लगता था, हार का भाव था उनके अंदर, और कोई एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहे थे जहां से बीजेपी फिर से बाउंस बैक करे। क्या हरियाणा का रिजल्ट उस तरह से देखते हैं? अब नेता कार्यकर्ता किस तरह से देख रहे हैं उसको? जी बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में ये पहला ऐसा मौका है जिसमें कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी के साथ में एक आत्मविश्वास झलक रहा है। और यही वजह रही कि जितने लोगों से बात हुई, अभी विनोद तावड़े कह रहे थे कि अब दिल्ली की बारी है, हरियाणा के बाद अब दिल्ली की बारी है। तो इस तरीके से अब एक नए ताकत के साथ में जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और इसके बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी जुटेगी। अभी कई सारे लोगों से बात हो रही थी, और अभी देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री आज संबोधन जब करते हैं कार्यकर्ताओं को तो क्या उसमें बोलते हैं। अभी बीजेपी के लोग ये भी बता रहे थे कि जम्मू में राजौरी एक ऐसी सीट है जिस पर केवल 550 वोटों से कांग्रेस को जीत मिली है। बाकी सभी जगहों पर जो है वो बीजेपी को अच्छी खासी तादाद में जो है वो वोट मिले हैं। और निश्चित तौर पर जो हरियाणा की जीत है उससे तो बिल्कुल बीजेपी के जो आत्मविश्वास है वो सातवें आसमान पर इस वक्त है। अभी तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आम कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि वो एक नए सिरे से जो है वो कमर कस लेंगे चुनाव के लिए। तो ये हरियाणा की जो जीत है, जो कि आज सुबह तक 10 बजे तक बीजेपी के भी नेताओं को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से एक खामोश मतदाता उनके पक्ष में हरियाणा के चुनाव में वोट किया है उन्होंने। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि बिल्कुल सियासी तस्वीर मुख्तलिफ थी। और आज लड्डू के साथ में जलेबी भी बांटी गई है। एक जलेबी की जो है वो चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी। अभी तमाम सारे लोग जो है वो जलेबी लेकर यहाँ पर पहुँचे थे। तो एक नए तरीके का जो उत्साह है, जो एक नए तरीके का आत्मविश्वास है वो लोकसभा चुनाव के बाद में सामने आया। अगर ट्रोल करना है तो जलेबी बांटो। जलेबा था, जलेबा। बिल्कुल, जलेबी का जलवा। क्योंकि जलेबी जलेबी दिखाइए ना, अगर आपके शायद हम आसपास लोगों है, ने पहली जलेबी बार बट रही सुना है है तो। कि इतनी ज्यादा। अभी कुछ देर पहले अगर आप करीब 20 मिनट पहले हमसे बोलते तो अभी बहुत सारी जलेबियां यहाँ बट रही थी। अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। कुछ देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले। 100 किलो केसरी जलेबी का ऑर्डर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिया था। तो अभी बहुत सारे लोग खाते हुए मिले हैं। और इस जलेबी की जो चर्चा है, मीम है, वो आप देखिएगा कल सुबह तक और ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको देखिए रवीश, हम जलेबी बांटने के कुछ वीडियोज है ना अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जो अभी अभी हमारे पास आए हैं। और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने डीटीसी की बसों में ब्लू लाइन में जाके चढ़ के जलेबियां बांटी हैं। और जलेबी सच में स्वीट ऑफ ट्रोल्स हो जाएगी कुछ दिनों में, डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन एक मैसेजिंग है उसमें भी, मिठाई में भी एक मैसेजिंग रहा इस बार। जलेबी को इतना बड़ा पोलराइजिंग जो मैसेज इससे जा रहा है, एक जलेबी से दूसरी जलेबी का कनेक्शन है। और कनेक्शन होते हुए पूरा एक ट्रे भर जाता है। सो वो भी इस चुनाव का वहाँ उससे संबंध है। एक रिजल्ट का इम्पैक्ट दूसरे रिजल्ट पर हो सकता है। इस तरह फैलेगा वो उसका इम्पैक्ट फैलेगा एक जलेबी से दूसरे। तो हरियाणा से लेकर झारखंड और मध्य प्रदेश तक। शिवानी हमारी डायरेक्टर हैं, मेरे ख्याल से वो जलेबी मारिया उससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें कि जलेबी की तस्वीरें दिखाई जाए कुछ। वो दिखा रही हैं। उससे पहले नीरजा मैम, क्या आपने कितनी जलेबी खाई वहाँ पर जब आप गई हुई थी घूमने? वहाँ हरियाणा में तो जलेबी नहीं खाई मैंने। लेकिन जलेबा बहुत मशहूर है, इतना बड़ा एक पीस होता है जलेबी। आज इमरती खाई मैंने। वहाँ पर अभी लेकिन जलेबी बट रही है भाजपा हेडक्वार्टर्स में। जाना चाहिए ना। लेकिन कहा जाता है कि जो जीत होती है बहुत ही खास होती है। लेकिन हरियाणा की जीत आज भाजपा के लिए और भी खास है, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर विकास ने कि संजीवनी बूटी हो गई है। ये संजीवनी का काम करेगी। ये मैंने जी और एक बात है जो मैं परसों से कहते आ रहा हूँ, चुनाव कोई हारता है जिस वजह से एक चुनाव कोई जीतता है। सो हरियाणा में कांग्रेस हारी है क्योंकि जो जीत सकता था वो हारा है, और क्योंकि वो हारा है किसी और ने जीता है उसको। एक और चीज़ है ना मरिया, यहाँ मान लीजिए बीजेपी हार जाती
तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत थे। लोकसभा में भी मेजॉरिटी नहीं आई, फिर यहाँ भी हरियाणा जैसी स्टेट में हिंदी आटलन में हार गई, तो एक डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता, डाउन स्लाइड होता अगले चुनावों के लिए। अब इस तरह से जीत के मान लो 1-2 स्टेट्स और हार जाती है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हिंदी हाटलन में जो इन्होंने बहुत मजबूती से डिफेंड किया हुआ है बीजेपी ने, जिसमें सेंध नहीं लगा सकी है कांग्रेस, हिमाचल में जीती, यूपी में डेंट किया, तो वो भी बहुत बड़ा मैसेज किया कि रोक दिया कांग्रेस को हमने। तो एक मोरल बूस्टर तो है ही और स्टेट्स के लिए ये। और उसके अलावा भाजपा ये संकेत दे रही है कि जैसे वो आगे बढ़ रही है और तस्वीरें आ गई, देखिए ये हर बस स्टैंड पर भी जलेबी बांट रही है भाजपा, ऐसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जश्न मनाने के लिए आज लड्डू के बजाय जलेबी बांट रहे हैं, क्योंकि ये जलेबी राहुल गांधी को चढ़ा रही है। और सोशल मीडिया पे तमाम ट्रोल्स अलग अलग तरह के कमेंट लिख रहे हैं, जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई, खुलने से पहले बंद हो गई, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रोल जो है अशोक तंवर हो रहे हैं, और उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब क्या करेंगे अशोक तंवर, क्योंकि वो बीजेपी से लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस में चले गए थे। 1 घंटे में इधर उधर, 1 घंटे में इधर उधर। तो क्या संदीप, पता वापस भी आ सकते हैं, क्या आएंगे? संदीप जी ऐसी संभावना दिखती है आपको? आई मीन अभी तो इसकी कथा भी थोड़ी जलेबी जैसे है कि आप एक से दूसरे गए, पर कभी कभी वो कट भी जाती है। सो कटने के समय पे आपको फिर नई जलेबी की भाग बननी चाहती है फिर आपको। तो ये भी जलेबी का कहानी वहाँ पे भी इफेक्ट होता है। तो जलेबी बनाते बनाते इमरती ना बनानी पड़े, क्यों निरजा जी? इमरती तो ज़्यादा उसकी संरचना क्लिष्ट होती है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, और लेकिन जिनको पसंद है वो बहुत तो मजेदार। अब कांग्रेस को महाराष्ट्र में, झारखंड में, दिल्ली में और फिर बिहार में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, प्रोज कॉन्स हैं सीरियस आर्ग्यूमेंट्स के, तो ये जो वो मज़ा आता है हमें इलेक्शंस का कॉन्स्टेंटली कहीं, ये तो पूरी इंडस्ट्री है, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है, वो ज़रा किरकिरा हो जाएगा। एक ही बार इलेक्शन हर जगह होके ख़त्म कहानी। लेकिन अब तो झारखंड और महाराष्ट्र का तो कहानी अलग है, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों राज्यों में ये कोalition का पॉलिटिक्स है। बीजेपी वहाँ खेल रही है कोalition की पॉलिटिक्स, कांग्रेस भी खेल रही है, दोनों राज्यों में। सो वहाँ पे इश्यूज काफ़ी अलग होंगे, इश्यूज काफ़ी लोकल होंगे। और जैसे हम देख रहे हैं बीजेपी की तैयारी 4 कदम आगे रहती है, और उस तरह से वो हरियाणा का प्लान हुआ है, दूसरों का प्लान हुआ है।